हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज जो टॉपिक हम लेके हाजिर हुए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पे भारत में एक बार फिर से बहुत सी बहस लगातार चालू है। और इसके मानने वालों का ये कहना है कि भारत में रहने वाला भारतीयवासी, उसका रिलीजन, उसका धर्म कोई भी हो, उसको यूसीसी के अंदर रहते हुए उसको जजा या सजा के लिए उसको पेश किया जाना चाहिए। एक कानून होना चाहिए एक कंट्री के लिए। आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा जी। थैंक यू सो मच सर हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। नमस्ते, राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आपके सभी दर्शकों को। शैला जी, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सो मच। और काफी टाइम से हम आपसे बात भी नहीं कर पा रहे थे, वो गैप भी जो था ना, वो वैक्यूम फील हो रहा था हमें काफी टाइम से। सर, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस जारी है और इस पे लगातार बहस हो रही है। स्पेशली मुसलमान जो है, हम बात करेंगे अगर भारत की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके अगेंस्ट है और वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमानों को स्पेशल कानून की जरूरत है जिसको वो शरिया कहते हैं, और अगर शरिया नहीं होगा तो मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। लेकिन यूसीसी के सपोर्टर बहुत ज्यादा हैं, वो कहते हैं एक कानून होना चाहिए और एक कानून के तहत सबको जजा या सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनके फैसले उस कानून के तहत होने चाहिए। आप पेशे से लॉयर भी हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि भारत को इतनी जरूरत क्यों आ पड़ी है कि हर भारतवासी यूसीसी की बात कर रहे हैं? देखिए, भारत को जरूरत नहीं आ पड़ी है तो लेट हो गया है। आप अगर भारत का संविधान पढ़ेंगे, उसके अनुच्छेद 44 में ये बात लिखी गई है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है स्टेट को। ये तो जब 1947 में जब देश का, चूंकि हमारे यहाँ बंटवारा हुआ था और हमारी सरकार थोड़ा ओवर सेंसिटिव थी मुस्लिम फीलिंग्स को लेकर के, तो उनको प्लेकेट करने के लिए इतने दिन तक इन्होंने इस बात को नहीं लागू किया। वरना ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि चूंकि अभी हम नहीं कर रहे हैं, गिवन द वुंड वाज फ्रेश, नया नया डिवीजन हुआ था, मुस्लिम थोड़े डरे हुए थे, हिंदू थोड़े डरे हुए थे, तो उनका ये था कि भाई लेट इट हील डाउन, लेट इट कूल डाउन, द वेरी मोमेंट इट हील्स अप हम लोग जाकर के ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। कोई भी अगर भारत के संविधान का बात करता है कि हमको भारत में रहना, भारत आपको भारतीय कौन बनाता है? भारत का संविधान। और भारत का संविधान आज के डेट में, बिकॉज वो कहता है ना कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 234 में सिटीजनशिप दी है। तो अगर आप भारतीय हो तो भारतीय संविधान की वजह से हो। और भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 44 में साफ साफ लिखा हुआ है कि बनाना है। अब देखिए, हुआ, मैंने आपको बता दिया हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इवन जब ये संविधान बन रहा था तो जो जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने भी बैठ करके इसको माना था कि हाँ भाई ये बनना चाहिए। और आप ये जो शरीयत की डिमांड कर रहे हैं वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में नहीं रह सकते। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, जो जो इंडिया में मुसलमान बार बार कहते हैं कि हम सेक्युलर सेक्युलर है, सेक्युलर है, सेक्युलर है, तो सेक्युलर का मतलब है कि कुरान में से पॉलिटिकल पावर निकाल करके भारत के संविधान में डाल दीजिए, अब तब आप सेक्युलर बनेंगे। हिंदुस्तान के हिंदू ने तो वेद में से अपनी पॉलिटिकल पावर निकाल करके संविधान में डाल दी। आप नहीं डालना चाहते क्योंकि भाई आप अगर देखिए तो होता क्या है, यूसीसी में होगा क्या, अगर यूसीसी नहीं है तो क्या होता है। आज एक मैं आपको विश्व लोचन मैदान का केस बताता हूं। उसमें क्या हुआ कि एक बेचारी लड़की थी, उसके ससुर ने उसके साथ रेप किया, ससुर ने। हाँ यार, और तो पंचायत काफी टाइम तक बैठती रही। नहीं, पंचायत तो छोड़े हैं, काजी मियां ने, वो ससुर ने रेप कर दिया, काजी को बुलाया गया इंस्टेड ऑफ जाने के। हालांकि ये हमारे यहाँ क्रिमिनल मैटर में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है इंडिया में, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड इंडिया में लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये नहीं लगने दे रहे। तो देयर इज ऑलरेडी यूनिफॉर्मिटी एज फार एज द लॉ ऑफ क्रिमिनल सैंक्शंस आर कंसर्न्ड। The only question is that should there be a civil code, uniform civil code? Uniform civil code में भी कमर्शियल मैटर्स में सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही लगता है जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हिंदू के लिए होता है, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मुसलमान के लिए होता है। कंपनी लॉ सेम है, जो कि हिंदू के लिए लगता है, जो मुसलमान के लिए लगता है। तो मैं इससे पहले कि विश्व मचाल लूथन पे आऊं, तो मैं आपको एक यूसीसी के बारे में पहले बता दूं कि यूसीसी क्या है। यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सबके लिए एक समान। सिविल, सिविल का क्या मतलब होता है? जो लॉयर्स है बेसिकली वो छोटा सा फर्स्ट 2 ईयर फर्स्ट सेकंड ईयर का स्टूडेंट भी समझता है कि लॉ में 2 तरीके के मैटर्स होते हैं नॉर्मली, क्रिमिनल मैटर्स और सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकती हैं 2 तरीके से, सिविल कमर्शियल मैटर्स, सिविल फैमिली मैटर्स। कमर्शियल मैटर मतलब आपने मुझसे पैसा उधार में लिया है, अब आपको पैसा मैं नहीं लौटा रहा हूं, आपने कोई कंपनी खरीदी है, कंपनी का कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा है, या कुछ आपने जाके स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ऐसे कर दिया, ये सारे मैटर कमर्शियल है।
जो सिविल फैमिली मैटर्स है उसमें 4 मैटर आते हैं मुख्यतः, कि मान लीजिए किसी हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़की से शादी कर ली, ठीक है, या हिंदू मुसलमान अभी जाए तो वो स्पेशल मैरिजेस एक्ट आएगा। आप यहाँ पे ये बात कर ले कि किसी मुसलमान लड़की ने किसी मुसलमान लड़के से शादी की, वो उसने उसको डिवोर्स कर दिया, अब वो कहाँ जाए अपना हक मांगने? अगर मान लीजिए किसी आदमी ने 4 शादी कर ली, अपनी एक बीवी को वो अपना हक नहीं दे रहा है, उसका मेहर नहीं दे रहा है, उसको डिवोर्स नहीं दे रहा, खुला नहीं दे रहा, वो कहाँ जाए? तो होता ये है कि जब भी पारिवारिक डिस्प्यूट होते हैं मुसलमानों के बीच में, तो वो मुस्लिम जो काजीज के पास जाते हैं। अब ये काजी इज काइंड ऑफ अ स्टेट, तो इंडिया में इस्लामिक स्टेट चल रहा है। स्टेट और क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है कानून व्यवस्था, स्टेट का मतलब होता है कोर्ट, पुलिस और जज, यही तो होता है स्टेट। और स्टेट क्या होता है? तो जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करते हो तो आप कहते हो कि हमें अब हमारा मुस्लिम स्टेट दो, हमें हमारा इस्लामिक स्टेट दो, क्योंकि यहाँ पे हम इस्लामिक लॉ लगाएंगे, इंडिया के मेड लॉ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये लॉ तो कुरान से आते हैं, वो तो अरेबिक लॉ है। तो आप ट्रांसनेशनल इंटरनेशनल लॉ लगाना चाहते हो। जैसे अब जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कोई इंडिया के लिए थोड़े स्पेशल वो स्कूल ऑफ थॉट बने हुए। जैसे इंडिया में 90% जो मुसलमान है वो सुन्नी है, या 80-85% सुन्नी है। उन जो स्कूल ऑफ थॉट वो फॉलो करते हैं वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है। तो हनफी स्कूल ऑफ थॉट को इंडिया में थोड़े बना, वो बना बाहर, क्योंकि वो तो फिर जैसे इस्लाम आपके यहाँ पे जो सुन्नी मुसलमान है वो भी हनफी स्कूल ऑफ थॉट पाते हैं, और हमारे यहाँ के मुसलमान भी हनफी स्कूल ऑफ थॉट पाते हैं। तो आपके यहाँ पे जो लॉ लग रहा है वही लॉ हमारे यहाँ लग रहा है। इंटरनेट ये जो बॉर्डर है सॉवरेनिटी की खत्म हो जाती है, फिर तो हिंदुस्तान का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान एक है लॉ की नजरों में, तो फिर ये डिवीजन की क्या जरूरत है? अगर आपको ये सिविल लॉ ही चाहिए, जो शरीयत लॉ चाहिए, तो फिर ये क्यों है कि वो पाकिस्तानी है, हमारा पाकिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं? पाकिस्तान भी तो शरीयत लॉ के अंडर में आ रहा है, आप भी शरीयत लॉ के अंडर में आ रहे हैं, वो भी हनफी स्कूल में, आप भी हनफी स्कूल में। तो फिर ये शरारत क्यों करते हो कि हमें पाकिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है, हम इंडिया के मुसलमान हैं? अगर आप इंडिया के मुसलमान हैं तो इंडियन लॉ में रहिए। और फिर जब बात मैं आपको फिर बताऊं सिविल का मैटर, यहां पे जो सिविल है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, वो सिविल है इनहेरिटेंस का मतलब, सक्सेशन का मसला, डिवोर्स का मसला, एडॉप्शन का मसला, ये सारे ये सिविल यहाँ पे इन 4 चीजों को मेनली वो करता है। जैसे आप प्रॉपर्टी 2 तरीके से बनाती हैं। एक है कि चूंकि आप चैला खान है, किसी खान फैमिली में पैदा हो गई, तो अब आपके पिताजी के दादाजी की जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी आपको अपने आप मिल जाएगी, कुछ नहीं करिए, सोए रहिए चद्दर तान के। Exactly. लेकिन आपको कुछ अपना बनाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। जैसे कल मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया, मेरे दोस्त ने बताया कि उनकी जो वाइफ है वो अपने पिताजी से, उनके पिताजी का उनके माताजी से जब वो बहुत छोटी थी डिवोर्स हो गया था, तो वो अपने पिताजी से कभी मिली नहीं, कभी उनसे संबंध नहीं रखा, वो अपना यहाँ रहती है, पिताजी की डेथ हो गई, एक बहुत बड़ा महल जैसा घर छोड़ के गए हैं, तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनको? यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपको ये समझना पड़ेगा, ये 12 मिनट 43 सेकंड याद रखिएगा, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपको ये देखना पड़ता है कि जो सिविल है, सिविल मैटर्स वो फैमिली मैटर से रिलेटेड है, ठीक है ना? सिविल मैटर्स में आ गया इनहेरिटेंस, सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स, ये सब चीजें। आपकी शादी हुई है, वो मेहर सही दिया गया है, सही नहीं दिया गया है, डिवोर्स है, ये सब मैटर। अब अगर आप ये कहते हो कि हमको नहीं चाहिए, हम शरिया से चलेंगे, आप इसका मतलब समझ लो क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो क्योंकि ये मैटर तो ये सारे लीगल मैटर होंगे ना, क्योंकि फैक्ट होगा और लॉ के ऊपर अप्लाई करना होगा, ये जुडिशियल मैटर है। तो आप ये कह रहे हो कि हमें हमारी पर्सनल जुडिशरी दीजिए। पंचायत, गांवों में जो पंचायत छोटे मोटे होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, वो धर्म के अनुसार से नहीं लगते। लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि हमें हमारी कोर्ट दे दीजिए, हमें हमारा जज दे दीजिए, हम जज अपॉइंट करेंगे, हमारे दारुल कज़ा से लोग पढ़ के आएंगे और वो बताएंगे। भाई वो क्या पढ़ रहे होंगे? वो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस तो पढ़ नहीं रहे होंगे, वो तो आर्काइक जूरिस्प्रूडेंस ऑफ इस्लामिक लॉ पढ़ रहे होंगे ना। वो तो जैसे एक समय हुआ करता था कि अब मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई की बहन का रेप किया, तो अब उसको सजा क्या मिलती थी मिस्टर एक्स को? पता है आपको कि मिस्टर वाई मिस्टर एक्स की बहन का रेप करेगा। अब इसमें बेचारे की क्या गलती है? ये सारी दुनिया में ऐसे था, हिंदुस्तान का मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक शरई तरीका था कि तुम, इसने तुम्हारी बहन का रेप किया, तुम इसकी बहन का रेप कर दो। ये कोई तरीका है? उस लड़की का बेचारी का क्या गलती है? बिल्कुल उसकी क्या गलती है? तो ये अब जो लोग शरई लॉ पढ़ रहे हैं वो तो यही सब लॉ पढ़ेंगे ना, वो तो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस। सर इसी में तो फिर हलाला भी तो आ गया ना कि तलाक एक देगा और बीवी को पाक को किसी दूसरे से करवा रहा है। बीवी का क्या कसूर है इसमें? एग्जैक्टली
तो एग्जैक्टली। अगर यूसीसी आता है तो हलाला भी कहीं ना कहीं पर खत्म हो जाएगा भारत में। हलाला नहीं, सब चीज खत्म हो जाएगा। हलाला तो वैसे भी आज की डेट में इंडिया में टेक्निकली क्रिमिनल लॉ होगा, लेकिन ये है ना कि देखिए अभी क्या होता है कि यूसीसी आएगा तो पहले सिस्टम तो बनेगा। आज एक मुसलमान औरत है, ये जर्मनी में ये मैटर हुआ था भाई। आज एक मुसलमान औरत है, वो अब जैसे शाहबानो का केस था या दूसरे जो केसेस थे, उन केसेस में क्या होता था कि एक औरत थी, मतलब 70-75 साल की थी, उसका डिवोर्स उसके पति ने दे दिया उसको। उसके पति ने उससे कहा कि उसने अपने पति से कहा कि यार मैं अभी बुढ़ापे में कहां जाऊं, मेरा ना कोई घर है। उसको कुछ नहीं आता है, उसने सारी जिंदगी सिर्फ किया पति की सेवा, खाना बनाना और बच्चों की देखभाल, और कोई स्किल नहीं हो, कहां जाएगी अभी। उसने कहा मुझे मेंटेनेंस दे दो, पति ने कहा नहीं, मेहर की रकम है, लो निकलो यहां से, मेंटेनेंस का इस्लामिक लॉ में कोई कंसेप्ट नहीं है। तो हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, मॉडर्निटी है, इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से आप इनको मेंटेनेंस दीजिए। तो सारे के सारे इस्लामिक लॉ, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले रोड पे आ गए। देखिए ये डिमांड यही है इनकी, इनका प्रॉब्लम ये है ना कि कह रहे कि हमको शरई लॉ चाहिए, इसका मतलब ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। शरिया लॉ मतलब का अपना कोर्ट, अपना काजी, अपनी ज्यूरिस्प्रूडेंस, अपना थॉट प्रोसेस, अपना दिमाग। भारत का दिमाग कहीं मॉडर्निटी की तरफ जा रहा है, इनका दिमाग तो फिर वहीं टिका रहेगा ना। फिर समाज में दो अलग अलग दिमाग होंगे। एक है वो देख रहा होगा कि औरतें एक समान है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा एक बांग्लादेशी मित्र था, वो मुझसे मिला और वो बड़ा शो ऑफ करता था। एक दिन मुझसे वो पूछता है कि तुमको लगता है कि औरत और मर्द वाकई में इक्वल है एक दूसरे के? मैंने कहा यार बिल्कुल इक्वल है। बोलता अच्छा, मैं तो नहीं लगता कि मर्द और औरत एक समान है, एक बराबर है। ये थॉट प्रोसेस है। तो अगर आपकी एक सोसाइटी ये मान रही है कि औरतें और मर्दों में कोई अंतर नहीं है, और एक सोसाइटी मान रही है कि औरत जो है वो मर्द के पैरों के नीचे रहनी चाहिए, तो फिर कैसे वो आप चलेगी? एक ये मान रहा है कि औरत जो है उसको मर्द की गुलामी करनी चाहिए क्योंकि मर्द खट के लाता है, उसको खिलाता है। ये तो थॉट प्रोसेस है ना फिर। क्योंकि वो औरत को खिलाता है, वो ना भी खिलाए, थॉट प्रोसेस मर्द का यही रहेगा कि तो हमारे उस पर हम खिलाते हैं इसको। तो वो जो वाइफ को है, वो वाइफ को अपनी अर्धांगिनी ना समझ के वो अपनी जो खरीद गुलाम समझेगा कि हम खिलाते हैं, इसलिए इसकी ड्यूटी है कि मेरी सेवा करे, इसलिए नहीं कि वो मेरी बीवी है। जी बोलिए। ठीक है, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यूसी समझने के लिए मुसलमानों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्रिश्चियन भी है वहां पे, पारसी भी है वहां पर, हिंदू भी है। 12 रिलीजन तो हमने देखे हैं जब भी न्यू पार्लियामेंट हुआ और उन्होंने अपने अपने कहते हैं ना धार्मिक एतबार से प्रे की। तो मुसलमानों को ही यूसीसी समझने के लिए इतनी दुश्वारी क्यों हो रही है? समझना नहीं है उनको। उनको ये है कि पहले तो कुछ ठेकेदार लोग हैं जिन लोगों को ये है कि वो जज बन जाते हैं, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं आती, मदरसे में जाते हैं, पर्टिकुलर डिग्री, काजी आलिम जो भी डिग्री होती है वो लेके आते हैं, और उसके बाद वो समाज के ऊपर वो जज भी तो होता है ना। वो जो काजी है वो तो आपके 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 मसले सुलझाता है वो। तो ही हैज अ पावर ऑफ जज, वो नहीं जाने देना चाहता। अब उसमें कई भ्रांतियां ये फैलाई जाती हैं कि तुम अगर ये आ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड तो तुम हिंदुओं की तरह शादी करोगे, एक ये बता दिया जाता है। अरे भाई आप देख ले, अभी जो हिंदुस्तान में जो बिकॉज की हिंदू मैरिजेस एक्ट जो है वो कम से कम हिंदू, सिख और जैन पे तो लग रहा है ना। और हिंदू में भी शादी करने के अलग अलग जगह अलग अलग रीति रिवाज है। कहीं पे क्या नाम है, आग के अग्नि के चारों ओर फेरे लेते हैं, कई लोग अग्नि में जाके ऐसे ओरछन देते हैं, कई लोग अपना अपना, कई लोग 4 फेरों पे ही कर लेते हैं। जो सिखों की जो शादी का तरीका है वो अलग है। तो ये क्या हिंदू मैरिजेस कोड आने से सिख और हिंदू एक तरीके से शादी करते हैं? जैन जो है वो एक तरीके से शादी करते हैं। सारे हिंदू जो साउथ के हिंदू हैं, नॉर्थ के हिंदू हैं और वेस्ट के हिंदू, उनके अलग अलग वे ऑफ मैरिजेस सब एक तरीके से कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं भाई, क्योंकि आपको मैं बताऊं सेक्शन 5 हिंदू मैरिजेस एक्ट सिंपल ये कहता है हर आदमी शादी वो करेगा जो उसके कस्टम का हो। तो यही चीज लग जाएगी, मुस्लिम भी अपने कस्टम के हिसाब से शादी करेगा। उनके यहाँ पे आएंगे काजी साहब, निकाह पढ़वाएंगे, गुलाम जो भी तरीका होता है कबूले कबूले बुलवाएंगे, उधर से कबूले कबूले बोला जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, शादी हो गई। अब ये होगा कि अब आप शादी रजिस्टर करेंगे स्टेट के सामने। वो शादी को सिर्फ हम मान्यता देंगे जब वो शादी स्टेट के सामने रजिस्टर हो जाएगी, आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मिलेंगे। अभी क्या होता है, अभी भी तो आप रजिस्टर कराते हो ना शादी को। बिल्कुल करवाते हैं। तो अगर वो लड़का और आपकी शादी हुई है तो किसी के पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। हाँ, तो आप यूनियन काउंसिल में साहब को जाते तो हैं। रिकॉर्ड देने को तैयार हो, पर स्टेट को रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं हो कि मुसलमान ही सिर्फ रखे हो रिकॉर्ड। कोई अगर नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है तो रिकॉर्ड रखे। स्टेट और क्या बोलेगा? स्टेट बोलेगा आप हमारे यहाँ शादी रजिस्टर कराइए। जैसे हिंदुस्तान में आज की डेट में शादी होना एक अलग चीज है, सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज इज डिफरेंट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज।
रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कंपल्सरी नहीं है, तो कोई अगर शादी नहीं कर, अगर रजिस्टर नहीं कराता तो उसकी शादी इनवैलिड नहीं हो जाती, लेकिन हाँ कुछ बेनिफिट नहीं मिलेंगे उसको। जैसे अब आप पासपोर्ट लेने जाओगे तो स्टेट नहीं कहेगा हमें पता ही नहीं है क्योंकि तुमने हमसे रजिस्टर नहीं कराया। जर्मनी में है, आप चाहे क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी कर लो, हिंदी रीति रिवाज से शादी कर लो, लेकिन जब तक स्टेट के सामने जाके शादी नहीं करोगे कोई वैलिडिटी नहीं है उस शादी की। तो वो उनको ये डराया जा रहा है कि तुम अगर यूसीसी आ गया तो शादी तुम्हारा फिर अपने हिसाब से होगा, ये हिंदुओं के हिसाब से फेरे लेने लगेंगे। अरे नहीं लेने लगेंगे भाई, सिख भी तो उसी हिंदू मैरिजेस एक्ट के अंदर में आए हुए हैं, तो सिख क्या हिंदुओं की तरह शादी करते हैं? नहीं करते हैं भाई। यहाँ पे गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो क्रिश्चियन और हिंदू क्या सारे एक समान तरीके से शादी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं भैया। उसमें खाली होगा कि स्टेट के सामने शादी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, शादी जो वही वैलिड होगी जो स्टेट रिकॉग्नाइज करेगा, आपका कस्टम जो होगा वो रिकॉग्नाइज कर देगा, आप अपने कस्टम के हिसाब से शादी करें। डिवोर्स का मैटर जो होगा तो फिर डिवोर्स जैसे अभी इस्लाम में है, आप देखिए जब ये 3 तलाक का केस आया था शायला जी, तो 3 तलाक के केस में जब मैंने रिसर्च किया, मैंने पेपर पब्लिश किया था इसके ऊपर, तो मैंने ये पढ़ा कि 1905 में ये केस पहली बार आया, 3 तलाक इन वन गो। ये पहली बात एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट कलकत्ता का था, उसकी कोर्ट में ये मैटर आया था कि भाई ये 3 तलाक मेरे पति ने एक साथ एक बैठक में दे दिया, ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो उस जज ने कहा कि 3 तलाक इन वन गो इज बैड इन रिलीजन, समझिएगा इसको, इज बैड इन रिलीजन बट गुड इन लॉ। आप इसका मतलब समझ नहीं है, उसने कहा कि 3 तलाक इन वन सिटिंग, 3 तलाक इन वन गो इज बैड इन रिलीजन बट गुड इन लॉ। उसने ऐसा क्यों कहा? चूंकि कुरान में जो आपका सूरह निसा है और एक और कोई वो है सूरह बकरा, मेरे ख्याल से इन 2 जगहों पे मैरिज के और डिवोर्स की बात की गई है, ठीक है ना? तो उसमें डिवोर्स का एक बकायदा तरीका दिया हुआ है कि उसमें जो होगा 3 इद्दत होगी, औरत तलाक है पूरी इसके ऊपर, उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो हाँ उसमें भी, अब उसमें पहले औरत का कैटेगराइजेशन है, 3-4 तरह की औरतें, एक वो जिसको की मेंसेस आ रहे हैं, एक वो जिसको नहीं आ रहे हैं, एक वो जिसको बंद हो गए हैं, तो ये उसके हिसाब से अलग अलग वो है। इद्दत पीरियड डिटरमाइन करना पड़ता है 3 महीने का। इद्दत पीरियड जब डिटरमाइन हो गई तो उसके बाद आपको हर एक इद्दत के बाद उसको तलाक बोलना है। अब उसमें लेकिन हनफी स्कूल ऑफ थॉट में 3, चूंकि कोई एक ऐसा इंसिडेंट था कि जो कैलिफेट उमर थे उन्होंने किसी को 3 तलाक अवार्ड कर दिया था, हालांकि उसको कोड़े वोड़े भी मरवाए थे, लेकिन चूंकि वो 3 तलाक उन्होंने अवार्ड कर दिया था एक बार में, तो ये 3 तलाक हनफी स्कूल ऑफ थॉट में एक्सेप्टेड हो गया। हालांकि उसको तलाक बिद्दत कहा गया, क्योंकि तलाक भी 2 तरीके के था, तलाक एहसन 3 तरीके का होता है, तलाक हसन, एहसन एंड बिद्दत, इसको बिद्दत कहा गया। तो जब जज ने ये रिसर्च किया तो जज ने पाया कि भाई पहली बात तो ये तलाक लॉ में ठीक है बट रिलीजन में गलत है, बिकॉज कुरान इज द मेन डॉक्यूमेंट। कुरान में ये तरीका एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हनफी स्कूल ऑफ थॉट में एक्सेप्टेबल है। तो हनफी स्कूल ऑफ थॉट लॉ तो देता है, क्योंकि रिलीजन तो कुरान देता है, लॉ हनफी स्कूल देता है। तो उन्होंने कहा इट इज गुड इन लॉ बट बैड इन रिलीजन। उसके बाद उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये पाया कि डिवोर्स का जो नया लॉ है दुनिया भर में, उसमें डिवोर्स इज ग्रांटेड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सर्टेन थिंग्स, कि आप शादी जो तलाक है वो सिर्फ किन्हीं कारणों की वजह से ले सकते हैं। अगर वो कारण आपकी शादी में मौजूद नहीं है तो फिर आपको डिवोर्स नहीं मिलेगी। जैसे हिंदुओं में आप देखें सेक्शन 13A के एप्लीकेशन में, हिंदू मैरिजेस एक्ट में आपको डिवोर्स के ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि ये ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स पे आपको डिवोर्स मिलेगा, अगर ये नहीं है तो वो नहीं मिलेगा आपको। जबकि और ये चीज जो मुस्लिम्स में था ये नहीं था। अच्छा, इसमें एक केस ये भी है, जैसे एक तो आपने शरिया की बात की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि शरिया में छेड़छाड़ होगी और फिर मुस्लिम लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि देखा जाए सऊदी अरब ने अभी कहा कि पहले औरत जो थी वो उम्रा और हज करने के लिए महरम के साथ आती थी, वो महरम उसका शोहर, बेटा या फिर उसका बाप था, लेकिन आज उन्होंने अलाउ कर दिया कि सिंगल भी आ सकते। सऊदी अरब जब शरीयत में चेंज करता है तब मुसलमान नहीं बोलते, अगर कानूनी एतबार से जैसे भारत कर रहा है। तो इसमें ये सवाल आया जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे एक मुस्लिम ने लिखा कि आप जरूर पूछिएगा कि एक मुसलमान है और उसकी एक बीवी है और वो दोनों आपस में खुशहाल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो बच्चा नहीं हो रहा है और मेरी पहली बीवी एग्री कर रही है कि दूसरी कर लेते हैं, लेकिन मैं उसको पहली वाली को छोड़ना नहीं चाह रहा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ये राइट छीन लेगा हमसे, हम तो फिर नहीं कर पाएंगे। इवन दो मैं अपनी पहली बीवी को भी रखना चाहता हूँ और अपनी संतान के लिए मैं दूसरी करना चाहता हूँ और मेरी पहली बीवी एग्री करेगी इससे, तो क्या होगा? देखिए मैं ये बताता कि अब उनका ये क्वेश्चन है कि मैं 2 बीवियां हैं, एक बीवी ने कहा शादी कर लो, एक मैं बच्चा रखना, दोनों बीवी भी रखना चाहता हूँ। देखिए कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी।
अगर इंडियन यूसीसी कहेगा कि एक ही लॉ एक ही मैरिज, तो फिर एक ही मैरिज। फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं 2 मैरिज करना चाहता हूं। जैसे हिंदुओं ने कुर्बानी दी ना, उनके यहाँ शादी डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमारे यहाँ पे डिवोर्स मतलब शादी का ये कॉन्सेप्ट था कि दुल्हन की दुल्हन की सॉरी डोली आएगी और अर्थी जाएगी। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, बस हमने माना। तो आपको भी कुछ अगर सब शरई चलेगा तो फिर यूसीसी का फायदा क्या होगा? यूसीसी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यूसीसी इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ टूल टू इंप्रूव एंड प्रोग्रेस द सोसाइटी, टू मेक द सोसाइटी प्रोग्रेसिव। अगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर सरई लॉ चलता ही रहना चाहिए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की तो जरूरत इसीलिए है ना कि ये लॉ जो आर्कैइक हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, इनको नए लॉज में और सोसाइटी को नई दिशा की तरफ मोड़ा जाए, तो इसीलिए आ रहा है। तो उसमें अगर ये आ जाएगा कि भाई जो अब शादी होगी सिर्फ एक होगी, मोनोगमी होगी, पॉलीगमी अब नहीं अलाउ करेंगे, अब नहीं करेंगे, आपको मानना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए जैसे हिंदुओं में भी है कि हमारे यहाँ मोनोगमी है, लेकिन कई लोग स्वेच्छा से, जैसे एक मेरे खुद के परिचित के, उन्होंने 2 शादियां करी क्योंकि उनकी पहली बीवी से बच्चे नहीं हो रहे थे। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपके पति ठीक है, उन्होंने अलाउ कर दिया, बच्चे कर लीजिए। तो अब जब मामला तो हस्बैंड और वाइफ के बीच का होना था ना, वाइफ नहीं गई कोर्ट, वाइफ ने अलाउ कर दिया, सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चे को चली गई, क्योंकि वाइफ को जीने के बाद जब कुछ मिलना ही नहीं है, उसका कुछ है ही नहीं है, तो उसका कोई क्लेम भी नहीं था। भाई क्लेम तो ये होता कि मेरे बच्चे को दो या उसके बच्चे को दो। तो पॉइंट देखिए ये है शैला जी कि आपको कुछ तो गिव अप करना पड़ेगा भाई। अगर सब कुछ शरिया ही रह गया तो फायदा क्या होगा उसमें? आपको मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, आपको लॉ एक्सेप्टेबल करना, आपको लॉ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मल्टीपल मैरिजेस नहीं होंगे, हिंदुओं ने भी एक्सरसाइज अपना एक्सेप्ट किया ना कि उनको डिवोर्स दे देते हो। आज हिंदू इंडिया में भले लोएस्ट डिवोर्स रेट है, पर डिवोर्स हो तो रहे ना। डिवोर्सेज आर फैक्चुअल रियलिटी नाउअडेज। तो पॉइंट मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर वो ये चाह रहे हैं कि मेरी एक बीवी है, तो भाई आप लोग के बीच में अगर कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं हो रहा है तो कोई पुलिस नहीं आने जा रही है, क्योंकि ये सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर नहीं है ये। अगर आपकी बीवी, आपने 2 शादी कर ली है, आपके एक बीवी से बच्चा नहीं हो रहा है, दूसरी बीवी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया है, तो ठीक है। आप चाहते हैं कि हम उसको तलाक न दें, उसके साथ उसका भी ख्याल रखें, तो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, आप कीजिए। कोई इसको क्रिमिनल मैटर तो नहीं बना रहा है कि भाई अगर आप अगर पॉलीगमी आप जबरदस्ती कर रहे हैं तब ये होगा। लेकिन अगर बीवी अब स्वेच्छा से आपको इजाजत दे रही है तो बिना बीवी के तो कोई और नहीं जा सकता ना इस मैटर में। बिल्कुल। थोड़ा अच्छा, बहुत जी जी, इसमें एक और सवाल भी पैदा होता है यूसीसी कि क्या इस्लाम यूनिफॉर्म सिविल कोड की आइडियोलॉजी में आएगा या फिर टोटली इग्नोर हो जाएगा? ये भी बहुत से लोगों को थ्रेट है इस चीज का, जिसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं। मे भी हो सकता है वो सड़कों तक भी आ जाए। तो ये जो क्योंकि हर बंदा मुख्तलिफ है और हर बंदे की सोच मुख्तलिफ है, तो हमें तो एक बीच का रास्ता निकालना है जिससे वो सबको समझ आ जाए। तो इसमें ये बताएं कि अब यहाँ पर बात इस्लाम के आगे कि क्या ये इग्नोर हो जाएगा, क्या इस आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा? नहीं, आप सेक्युलर कंट्री में रहते हो, आप इस्लामिक कंट्री में नहीं रहते ना। अगर आप इस्लामिक लॉ से चल रहे हो तो फिर आप सेक्युलर कंट्री में, सेक्युलर का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली रन कंट्री में कैसे रह रहे हो? सेक्युलर का मतलब रिलीजियस न्यूट्रलिटी या रिलीजियस फ्रीडम को नहीं कहते। सेक्युलरिज्म का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनली मेक लॉज आर सुपीरियर टू योर रिलीजियस लॉज। बात खत्म हो गई। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि भाई यू हैव अ फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, to practice and profess, but all these fundamental rights are subject to other fundamental rights. They are subject to public health, morality, and आज की मोरालिटी बढ़ गई है। एक समय 4 शादियां, 5 शादियां, 10 शादियां हिंदुओं में भी बहुत, हिंदुओं में थी। बहु विवाह का जो प्रथा था वो था हिंदुओं में, खत्म कर दिया इसको गवर्नमेंट ने। तो इस्लाम का पॉलीगमी, नजरिया किधर गया? इस्लाम का नजरिया, आप इस्लामिक स्टेट में नहीं रहते, इस्लाम के नजरिए से आप नहीं जी सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में रहते हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न होना पड़ेगा। इस्लाम आपका पर्सनल अकीदा बनेगा। आप इस्लाम से गवर्न होना चाहते हैं तो आपको तालिबान जैसी सोसाइटीज में जाना पड़ेगा जहां इस्लामिक लॉ लगता है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल और सेक्युलर सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो आप सेक्युलर तब बनेंगे जब आपका और आपके खुदा का मैटर जो है वो पर्सनल होगा। इससे ज्यादा कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं मिलेगी। मतलब कि आप ईद मनाएं, बकरीद मनाएं, लेकिन आप उसके नाम पे लॉ नहीं मांग सकते कि हमको शरिया लॉ दो, फिर हमको शरिया क्रिमिनल लॉ दो, हमको फिर गर्दन काटनी है, हमको फिर स्लेवरी भी रखनी है। भाई इस्लाम में तो ये भी अलाउड है ना कि आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं, स्लेवरी अलाउड है। आप स्लेव, वो भले कहें कि स्लेवरी अलाउड है, तो अब आप स्लेवरी, कॉन्स्टिट्यूशन तो मना करता है स्लेवरी। आपने ऑलरेडी वो इस्लाम में समझौता किया कि नहीं किया?
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 के अंदर में, अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूं, तो ये साफ साफ मना है, यू कैन नॉट हैव स्लेवरी, बॉन्डेड लेबर और एनी काइंड ऑफ थिंग। तो फिर आप ये कहें कि नहीं इस्लाम में है स्लेवरी तो हमको स्लेवरी चाहिए, ये तो आर्गुमेंट ठीक नहीं है आपका। भाई आपको आप सेक्युलर का मतलब समझ लीजिए, सेक्युलर का मतलब रिलीजियस न्यूट्रल नहीं होता है, सेक्युलर का मतलब था कॉन्स्टिट्यूशनली रन सोसाइटी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर योर पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ अभी तक आपको इसलिए मिल गया क्योंकि एक तो नरासू अप्पा मली और कुछ उस समय का जो, चूंकि जज भी इंसान ही है, तो 1947 में इंडिया की एक रियलिटी थी, the wounds were fresh, so the society didn't want to unsettle those wounds. अब तो नहीं है वो wound, अब तो आपकी डिमांड गुंडे ही है। अगर आप कह रहे हो हम सेक्युलर हैं, तो सेक्युलर का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज विल प्रिवेल। तो फिर गवर्नमेंट अब आपको कहती है कि आप मुसलमान सिर्फ अकीदे से होंगे, लॉ से मुसलमान आप नहीं होंगे। अगर आपको लॉ से मुसलमान बनना है तो आपको फिर इस्लामिक रिपब्लिक में जाना पड़ेगा, आप कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में नहीं रहोगे। एक सवाल और है कि यूसीसी के बारे में उन्होंने कहा अगर ये इग्नोर हो जाता है इस्लामी नजरिया इसमें से, तो क्या मुसलमान दूसरे दर्जे के सिटीजन बन जाएंगे? ये भी एक ख्याल है। भाई तो पहले दर्जे का कौन है? सभी तो उसी लॉ से गवर्न होंगे, दूसरा दर्जा कैसे डिटरमाइन हो रहा है? अगर हिंदुओं के लिए लॉ अलग हो, आपके लिए अलग हो, और आपको उनको ज्यादा हैसियत हो और आपको कम हैसियत हो, तो आप दूसरे दर्जे के हो। अभी तो आप पहले दर्जे के हो, हिंदू दूसरे दर्जे के हैं, क्योंकि हिंदुओं के लिए तो हिंदू मैरिजेस एक्ट आ गया, उनका जो सदियों से उनका जो शरीयत लॉ था, उनका जो उनके वैदिक लॉ थे, उनको तो खत्म कर दिया आपने। तो अगर ये टेस्ट है कि हम पहले दर्जे के इस्लाम नागरिक तब होंगे जब हमको शरई लॉ में रहने दिया जाएगा, बाय दैट प्रिंसिपल इंडियंस वैदिक लॉ के अंडर में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा बनाए गए लॉ ने 1956 में उनके वैदिक लॉ को वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो बाय दैट प्रिंसिपल आज हिंदू सेकंड ग्रेड है, मुसलमान फर्स्ट ग्रेड है, क्योंकि उनको उनका जो है शरीयत का लॉ उनको मिलता है। तो हिंदू कह रहा है कि हमको भी इनके बराबर का लॉ। तो दो तरीका है, या तो फिर वैदिक लॉ लाए हम, और या तरीका ये कि यूसीसी लाए, आप भी वो भी, सब भी बराबर, जो आपके ऊपर लगेगा वो उसके ऊपर लगेगा। तो क्या ये सिख कहता है भाई हिंदू मैरिजेस एक्ट में, सिख जो हिंदू मैरिजेस एक्ट इट इज एप्लीकेबल ऑन सिख, जैन एंड हिंदूज। तो क्या सिख कहता है कि चूंकि हम तो अब इनके अंडर में आ गए, हिंदू मैरिजेस एक्ट में आ गए, तो हम हिंदुओं के मुकाबले सेकंड दर्जे के हो गए? किसी सिख ने कभी इस लॉ को अपोज किया है? और क्या वो सिख जो है हिंदू मैरिजेस एक्ट के अंदर में आने से क्या वो सेकंड दर्जे के हो रहे हैं? जैन क्या सेकंड दर्जे के हो रहे हैं? बौद्ध क्या सेकंड दर्जे के हो रहे हैं? दिस इज अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट। थैंक यू सो मच। और मैंने जितने भी सवाल पूछे उसमें समझाने का मकसद यही था कि इस्लाम आपका पर्सनल रहेगा, और जो हमने क्रक्स निकाला है इसके साथ साथ जैसे बात मैं ये करूंगी अभिषेक जी कि आपको अगर प्रोस्पेरस रहना है तो आपको ये जाली मौलाना की बातों से निकलना पड़ेगा। एक स्टेट एक लॉ प्रोस्पेरिटी होगी, और ये जितने भी फेक है और जितने लोगों को डराया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने अभिषेक जी ने बहुत तरीकों से बात की है, तो अच्छे तरीके से पॉजिटिव एनर्जी के साथ मूव ऑन हो, और ऐसे प्रोग्राम हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके मन के अंदर उठने वाले सवालों के तूफानों का जवाब होंगे। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, आपकी बातों के लिए। कानून के ऊपर अगर बात करनी हो आपसे बेहतरीन पर्सन मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर पसंद आई है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। जिन फ्रेंड ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनल है अभिषेक मिश्रा के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, जल्दी से जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।